सभी विद्यार्थियों का शिव्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम जैव प्रक्रम का तीसरा लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें हम मनुष्य में पोषण के विषय में हमने समझाया था पिछली क्लास में। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कॉपी पेन ले लीजिए, बड़ा ध्यान से समझिए। देखें, पाचन तंत्र, पॉइंट रहेगा पाचन तंत्र निम्न, पाचन तंत्र निम्न दो रचनाओं से, पाचन तंत्र निम्न दो रचनाओं से मिलकर बना होता है। दो रचनाओं से मिलकर बना होता है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दो रचनाएं कौन कौन सी होती हैं? नंबर एक होता है आहार नाल, नंबर एक आहार नाल, नंबर दो पाचक ग्रंथियाँ। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। क्या होता है? आहार नाल होता है, दूसरी होती हैं पाचक ग्रंथियाँ। देखेंगे पहला पॉइंट, आहार नाल। आहार नाल, आहार नाल क्या है? देखिए, इसको देखेंगे ध्यान से। आहार नाल में क्या लिखेंगे? मनुष्य, पॉइंट बनाएंगे, मनुष्य की आहार नाल, मनुष्य की आहार नाल लंबी, कुंडलित, लंबी होती है, कुंडलित होती है एवं पेशीय संरचना है। कैसी संरचना है? पेशीय संरचना है। नंबर दो, ये मुंह से लेकर गुदा तक फैली होती है। मुंह से लेकर गुदा तक फैली होती है। अगला पॉइंट, जैसे मैं करा रहा हूँ बच्चों, उसी प्रकार से आपको अपनी एक कॉपी बना लेनी है, उस पर लिख लेना है। और ये वीडियो ऑलवेज टाइम रहेगी। आप इसको लिखने में देरी हो तो बाद में लिख लेना। समझ लें पहले ध्यान से। आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। मनुष्य में जो आहार नाल की लंबाई होती है वो 8 से 10 मीटर लंबी होती है। अब यहाँ एक बात देखेंगे, जो 8 से 10 मीटर लंबी है, इस 8 से 10 मीटर लंबी में कौन कौन से अंग हैं? तो यहाँ एक पॉइंट बना दीजिए, आहार नाल के प्रमुख अंग निम्न हैं। आहार नाल के प्रमुख अंग निम्न हैं। कौन कौन से अंग हैं? नंबर एक, देखिए, सबसे पहले भोजन जो है मुख में ग्रहण किया जाता है, फिर ग्रसनी में ग्रहण किया जाता है, फिर नंबर तीन ग्रसनी से होता हुआ ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रसनी के बाद ग्रास नली के बाद आमाशय में भोजन पहुंचता है। इसी प्रकार 5 नंबर छोटी आंत में भोजन पहुंचता है, छोटी आंत। नंबर 6, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में भोजन पहुंचता है। बात समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, चलिए अब हम पहला हेडिंग देखें, मुख में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मुख के अंदर देखिए,
मैं इसकी जो है आपको फ़ोटो रिटन वाले आपकी PDF बना के आपको ग्रुप पर मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो जैसे ही मेरे आप चैनल को देखेंगे तो वहाँ टेलीग्राम लिंक दे रखा है, तो उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन हो जाइए। मैं जो भी आज कार्य कराता हूँ उसकी PDF आपको ग्रुप पर मिल जाया करेगी, तो आप उसमें देख के पढ़ लीजिएगा। जब क्लास ऑफ हो जाएगी मैं उसके बाद उसको PDF उसमें अपलोड करा दूँगा। अगर अपलोड नहीं हो पाए तो मुझे टेलीग्राम पर लिख दीजिए। अगर किसी चीज़ की कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो या तो मुझे टेलीग्राम पे शेयर करिए या मेरे कमेंट सेक्शन में इसको बताइए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। मुख में पहला पॉइंट, मुख दो गतिशील पेशिये होठों के द्वारा घिरा होता है। तो आपको पता है कि दो होठों के मध्य में जो है उसे मुख कहते हैं। एक ऊपर वाला हिस्सा होगा जिन्हें ऊपरी होठ व निचला होठ कहते हैं। निचला होठ कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, जो मुख है मुख गुहा में खुलता है। मुख जो है मुख गुहा में खुलता है। मुख जो है कहाँ खुलता है? मुख गुहा में खुलता है। अगला पॉइंट, भोजन को हाथों द्वारा निवाले के रूप में, जब भोजन को हम ग्रहण करते हैं कहते हैं निवाले के रूप में, जैसा कि देखिए निवाले के रूप में मुख में रखा जाता है। मुख में रखा जाता है। आया समझ में? भोजन को कहाँ रखते हैं? निवाले के रूप में रखा जाता है। आगे देखेंगे। अब भोजन जो है ग्रसनी में पहुँचेगा। अब भोजन कहाँ पहुँचेगा? ग्रसनी में। चलिए अगला पॉइंट, मुख के बाद क्या आएगा? ग्रसनी, नंबर दूसरा हेडिंग, पहला नंबर दूसरा ग्रसनी, ऐसा कर डाल लेंगे कापी पे। देखिए ग्रसनी क्या होती है, याद रखिए ग्रसनी में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। तो लिखेंगे ग्रसनी में किसी प्रकार का पाचन, ग्रसनी में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ग्रसनी में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, पहला पॉइंट। इसका काम क्या होता है? लिखेंगे दूसरा पॉइंट, ये भोजन को ग्रसिका में भेजने का कार्य करती है। ग्रसिका में भेजने का कार्य करती है। दिखाई दे रहा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी छात्र को? हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे आप लोगों के लिए इसका नोट्स PDF के रूप में मिल जाएगा। आप भी चैनल को देखिए, उसमें मिल जाएगा। चलिए ग्रसनी के बाद क्या रहा? तीसरा नंबर हमारा ग्रास नली। ग्रास नली क्या होती है? यह ग्रसनी को अमाशय से
जोड़ने का कार्य करती है। यह ग्रसनी को अमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। नोट डाउन कर लें। हो गया। चलिए आगे देखते हैं। किससे जोड़ने का कार्य करती है? अमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। और अंत में दिखाई दिया, अमाशय में खुलती है। और अंत में अमाशय में खुलती है। ऐसे लिखना है आप कोई भी बोर्ड में, ध्यान रखिएगा। कोई भी बोर्ड हो उसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन लिखना ना, आपको नंबर पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, कोई हार्ड तरीके से नहीं करा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं करा रहा हूँ। तो चौथा पॉइंट, अमाशय तक पहुँच गया भोजन। अंत में कहाँ खुल गया भोजन? अमाशय में। तो अमाशय में नोट करिए। अब अमाशय में भोजन पचता है तो हम लिख देंगे अमाशय भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। अमाशय भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। अमाशय क्या करते हैं? भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। अब नंबर 5 देखिएगा, छोटी आंत। छोटी आंत क्या होती है? देखिए इस भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। सबसे ज़्यादा जो पाचन होगा वो छोटी आंत में। सर्वाधिक, इस भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। अगर इस भाग में भोजन नहीं पचेगा तो फिर किसी और भाग में भोजन का पचाव नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। छठी बात, क्या छोटी आंत के बाद? बड़ी आंत। बड़ी आंत को देखें, इसका कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य, बड़ी आंत का इसका मुख्य कार्य जल, खनिज, लवणों। पूछा जाता है कि बड़ी आंत का कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य जल, खनिज, लवणों का अवशोषण, खनिज लवणों का अवशोषण तथा अपचित भोजन को, जो भोजन नहीं पचता है, तथा अपचित भोजन को मल द्वार से उत्सर्जित करता है। मतलब जो भोजन नहीं पचता है वो मल द्वार से क्या हो जाता है? निकल जाता है। ठीक है। अब जो हमारा अमाशय है, अमाशय भोजन को पचाने का कार्य करता है, लेकिन भोजन ऐसे थोड़ी पचेगा कि हमने डायरेक्ट कह दिया भोजन पचाने का कार्य करता है। तो भूमिका क्या है अमाशय की? तो यहाँ हम एक हेडिंग बना देते हैं, अमाशय की भूमिका। अमाशय की भूमिका क्या है? अमाशय की भूमिका क्या क्या हुआ अमाशय के अंदर देखेंगे। तो यहाँ तो क्वेश्चन विकल्प में मिलता है, हमारे अमाशय में, क्वेश्चन वहीं समाप्त हो जाएगा। वो आगे देखिए और डीपली गहराई में, हमारे अमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियाँ, हमारे अमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियाँ, क्या पाया जाती है हमारे अमाशय में? जठर ग्रंथियाँ। समझ में एक बात? इन ग्रंथियों से, जठर ग्रंथियों द्वारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित
होता है। हमारे आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियाँ होती हैं वो HCl का स्रावित करती हैं। अगला पॉइंट क्या होगा, ये आमाशय में, देखो मैं वहाँ लिखा सकता था लेकिन मैं इसको अलग से पॉइंट बना दिया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन विकल्प भी पूछा जाता है। 20 नंबर के आपको विकल्प भी हल करने होंगे, तो लिखिए, नोट जरूर करिएगा, लिखिए जरूर, 2-2 3-3 4-4 बार लिखिए, अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये मत देखिए कि हमारा लिखने से समय बर्बाद होता है, नहीं, लिखने से आपको प्रैक्टिस होगी। ये अमाशय में अम्लीय माध्यम, अमाशय में अम्लीय माध्यम बनाता है। अगला पॉइंट, HCl, याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है HCl हमारे कहाँ से रिलीज होता है, तो आप समझ रहे होंगे कि हमारी जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं, आमाशय में पाई जाती हैं, ठीक है। कहाँ पाई जाती हैं, आमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। HCl भोजन के साथ, आप जब भोजन खाते हैं तो भोजन के साथ कुछ जीवाणु भी आ जाते हैं, तो आप लिखेंगे आए जीवाणुओं, भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करके, आए जीवाणुओं को नष्ट करके, नष्ट, चलिए इतना और है, नष्ट, भोजन को सड़ने से बचाता है, यानी भोजन खराब नहीं हो, भोजन को सड़ने से बचाता है। आया बात समझ में, ठीक है, चलिए समझ में आया। चलिए अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे जो पाचक एंजाइम हैं उनके कार्य क्या हैं, तो आप हेडिंग डालेंगे पाचक एंजाइमों के, पाचक एंजाइमों के कार्य, इस तरह बना दीजिए हेडिंग, पाचक एंजाइमों के कार्य। बेटा समझ में तो आ रहा है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो बेटा लाइक कर देना, जिससे मेरा और उत्साहवर्धक होगा, तो मैं और कंटेंट पर काम करूँगा और बढ़िया वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, और मैं अपने अंदर और भी सुधार लाने की भी प्रयास में हूँ, ठीक है। और आपको ये बोर्ड जो भी है वो सब लगवाऊँगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की, समझ में आना चाहिए, ठीक है। नहीं किसी भी प्रकार से पढ़ाई हो लेकिन हमारी समझ में आना चाहिए, बस हमारा एक ही उद्देश्य हो, एक ही टारगेट है कि हमें 100% अंकों को प्राप्त करना है। यहाँ से मैं जो करा रहा हूँ तो याद रखिए, यहाँ से वैकल्पिक प्रश्न भी आपको मिलेगा, ठीक है बेटा। तो एंजाइम के कार्य देखें, पहला कार्य क्या है, एंजाइम कार्बनिक, एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक है, यानी कि अभिक्रियाओं की दर को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये क्या है, एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है, ध्यान रखना, जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की, जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर को, जैव रासायनिक क्रियाओं की दर बढ़ा देते हैं। बात समझ में आई, कुछ समझ में आया, बात बढ़ा देता है, समझ में आया। एंजाइम एक उत्प्रेरक का काम करता है और जितनी भी रासायनिक क्रिया होती हैं उनकी दर को बढ़ा देता है, ठीक है। अगला पॉइंट, ये पाचन क्रिया, ये पाचन क्रिया में, पाचन क्रिया में क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन व वसा यानी लिपिड के पाचन को, के वसा के पाचन को सुगम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पाचन को
सुगम बनाते हैं। देखिए बेटा, यहाँ एक बात और है, ध्यान दीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एवं वसा, लिपिड्स, मैंने इनको अलग से पढ़ाया है टॉपिक में, तो वीडियो में जाइए और वेस्ट में जाके देख लीजिए, प्ले लिस्ट में जाके, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है और वसा क्या होता है। तीनों चीज़ों को अलग से मैंने पढ़ाया है, विस्तार पूर्वक पढ़ाया है, उसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। देखिए आगे, अब आगे नोट करेंगे। मुख गुहा में, दिखाई दे रहा होगा, मुख गुहा में, ये पॉइंट बनाइए। मुख गुहा में एक एंजाइम होता है, इसका नाम है एमिलेस। मुख गुहा में एमिलेस नामक एंजाइम, एमिलेस नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स का, कौन सा एंजाइम, एमिलेस एंजाइम। ठीक है, इधर देखिएगा, अब देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स का आंशिक पाचन करके इसे माल्टोस, किसमें, माल्टोस में बदल देता है। क्या करता है एमिलेस एंजाइम का काम क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है उसका पाचन करके वह माल्टोस में बदल देता है। अगला पॉइंट, उदर गुहा होती है एक, उदर में लाइपेज नामक, कौन सा, लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम होता है एक, लाइपेज नामक एंजाइम वसा को, जो आपने वसा ग्रहण की, वसा को बसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है। बात समझ में आई? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ग्लिसरॉल में कौन बदलता है, कौन सा एंजाइम है ग्लिसरॉल में बदलने का, तो लाइपेज नामक एंजाइम है जो वसा को कहाँ बदलता है, बसीय अम्ल में बदलता है और ग्लिसरॉल में बदलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए। चलिए अगला हेडिंग, लीवर होता है, तो यहाँ लिखेंगे यकृत के कार्य, नोट करिएगा, यकृत के कार्य। यकृत क्या करता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यकृत पित्तरस का श्रावण करता है। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, विकल्प आया था एक बार, पित्तरस किससे रिलीज होता है, तो वहाँ पित्ताशय भी ऑप्शन में था, यकृत भी था, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे आप, ऑप्शन लगाएंगे यकृत। देखिएगा आपको मिलेगा जरूर, यकृत पित्तरस का श्रावण करता है। आपके सभी विकल्प हल हो जाएंगे बेटा। जो अमाशय से आए भोजन को क्षारीय बनाता है, भोजन को क्षारीय बनाता है, अमाशय से आए भोजन को क्या कराता है, क्षारीय बनाता है। अब एक बात और होती है, जो आपने कार्बोहाइड्रेट ग्रहण की वह लीवर में जाकर एकत्रित होती है, तो कैसे होगी, यकृत ग्लाइकोजन, याद रखिए शब्द को, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो मनुष्य के शरीर में जाके, यकृत में जाके, यकृत ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संचय करता है, भोजन का संचय करता है। एक बार फिर दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए बेटा बात के लिए, कि जो ग्लाइकोजन, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट ग्रहण की
और कार्बोहाइड्रेट हमने ग्रहण की तो कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाती है, और ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाती है तो ग्लाइकोजन कहाँ, यकृत के ग्लाइकोजन के रूप में, यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संचय करता है। अब यकृत ग्लाइकोजन हो गया कार्बोहाइड्रेट, तो यकृत वसा का भी क्या करता है, स्टोर, और विटामिन्स का, यकृत वसा एवं विटामिन्स का संचय करता है, विटामिन्स का भी संचय करता है और किसका संचय करता है, वसा का भी संचय करता है। अगला पॉइंट क्या है, यकृत वसा के इमल्सीकरण में, किसमें, इमल्सीकरण में सहायक होता है। यकृत के कार्य हैं, इम्पोर्टेंट कार्य हैं, जो कि भोजन को सड़ने से रोकता है, भोजन को सड़ने से रोकता है। नोट कर लीजिए बेटा बात, यही बातें जो हैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। भोजन को किससे रोकता है, भोजन को सड़ने से रोकता है, ठीक है। इतना ही पॉइंटेड है, और ये पोषण का क्वेश्चन हो गया। अब हम समझ में आ गया होगा इतना, चलिए नोट कर लीजिए। आप लोग मेहनत करते रहिए लगातार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरी क्लास है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे भेजिए मुझे, मैं उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलिए आज हम अब पोषण के बाद बड़ा इम्पोर्टेंट है श्वसन, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है श्वसन। श्वसन को इंग्लिश में रेस्पायरेशन कहते हैं, श्वसन को क्या कहा जाता है, रेस्पायरेशन कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखें। श्वसन का सबसे पहला भाग नंबर 1 डालेंगे, वायवीय श्वसन। कौन सा, वायवीय श्वसन। सही बच्चों से कहना है मेरा, नोट ज़रूर करिएगा, आप जब तक नहीं लिखेंगे तब तक कार्य नहीं चलेगा। और ऐसा ना करें वीडियो को अंत तक देखें, स्किप करके नहीं जाएं। अगर आप लोग स्किप करके चले गए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने नया टॉपिक शुरू कर दिया है श्वसन, और ये हमारी जीव विज्ञान की 10th लेवल की जैव प्रक्रम वाले पार्ट का 4थी क्लास है, ठीक है बेटा। देखिएगा क्या होता है। ऑक्सीजन का नाम सुना होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की यहाँ मात्रा नहीं लगेगी, उपस्थिति में होने वाले, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। देखिए तो छोटी सी परिभाषा है, श्वसन किसे कहते हैं, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन वायु में उपस्थित होती है। अगला पॉइंट क्या होगा, वायवीय श्वसन अधिकांश प्राणियों एवं पादपों द्वारा संपन्न किया जाता है। क्या करा जाता है, संपन्न
किया जाता है। यानी कि जो वायवीय श्वसन है वो प्राणी यानी जंतु और पौधों के द्वारा संपन्न किया जाता है। होता क्या है, इस क्रिया में ग्लूकोज इस क्रिया में ग्लूकोज का पाचन होकर ग्लूकोज का पूर्ण होकर लिखेंगे, पूर्ण होकर CO2 तथा जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जल का होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। ठीक है, तो होता क्या क्या है आप देखिए ज़रा दोबारा से। जैसे ग्लूकोज होता है, क्या होता है? ग्लूकोज का एक अणु, तो याद रखिए एक वाली बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ग्लूकोज का जो पाचन होता है तो कोशिका द्रव्य में कहाँ होगा ग्लूकोज का पाचन? कोशिका द्रव्य में, और कोशिका द्रव्य में प्रोसेसिंग हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में इसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। कोशिका द्रव्य में प्रोसेसिंग है, कोशिका द्रव्य में प्रोसेसिंग है तो उसको क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जिससे पाइरूवेट बनता है। क्या बनता है? पाइरूवेट बनता है। और पाइरूवेट के कितने अणु? पाइरूवेट के 2 अणु बनते हैं। एक ग्लूकोज से पाइरूवेट कितने अणु बने? 2 अणु बने। किस पोजीशन पे, किस प्रोसेसिंग में? ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, अब इससे आगे की क्रिया कहाँ होती है? इससे आगे की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, अगर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ फर्क पड़ेगा पाइरूवेट का। लेकिन ग्लूकोज से कोशिका द्रव्य में कोई ऑक्सीजन है तो, अगर नहीं है तो कोई डिपेंडेबल नहीं है। लेकिन पाइरूवेट के बाद ऑक्सीजन है तो फर्क पड़ेगा, और ऑक्सीजन नहीं है तो भी फर्क पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन है, प्रेजेंट है, तो हम क्या बताएंगे? यहाँ बन जाएगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O, ठीक है, प्लस 38 ATP। ठीक है, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बना, जल बना, 38 ATP अणुओं का निर्माण हो गया। ठीक है, आगे देखिए, नोट कर लीजिए इसको। आगे देखिए अगली प्रोसेसिंग क्या है। 1 मिनट देखिए, समझ में आया बात है? एक बात लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए ज़रा, अक्सर पूछी जाती। ATP क्या है और ADP क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। ठीक है, तो ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, एडिनोसिन ट्राई, टी से ट्राई फास्फेट, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। इसका नाम क्या होगा? एडिनोसिन, यहाँ डी दे रखा है तो डाई फास्फेट। समझ में आया होगा? एडिनोसिन ट्राई फास्फेट और एडिनोसिन डाई फास्फेट। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब हम इसके बाद, अभी आपने देखा कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्रिया हो रही थी। अब यहाँ हेडिंग हम बना दें A बाई बी ए। क्या बना दें? A बाई बी, यानी ऑक्सीजन नहीं है यहाँ, वायु नहीं है, A बाई बी ए श्वसन। क्या होगा? क्या लिखेंगे पॉइंट? यहाँ लिखोगे पॉइंट, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, अनुपस्थिति लिख दें,
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई? अवायवीय श्वसन कहते हैं। समझ में आई परिभाषा? एक बार फिर नोट कर देख लीजिए। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। अगला पॉइंट, इसके द्वारा पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसके द्वारा पदार्थों का अपूर्ण, पूरा नहीं होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अगला पॉइंट, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और ऊर्जा जब अपूर्ण होगा तो ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा कम उत्पन्न होती है। ऐसे लिखिए, ऊर्जा कम उत्पन्न होती है। ऊर्जा कम उत्पन्न होती है। अब यह बात पूछी जाती है अवायवीय श्वसन होता कहाँ है? उसमें तो हमने बता दिया पौधों में, जंतुओं में होता है। तो यहाँ लिख देंगे यह सूक्ष्म जीवों में, इसमें ये सूक्ष्म जीवियों में होता है। अवायवीय श्वसन कहाँ होता है? सूक्ष्म जीवियों में होता है। जैसे एग्जाम्पल बात करें हम ईस्ट की, जैसे हम बात करें किसकी? ईस्ट की। ईस्ट में ऐसा होता है, ठीक है। अब हम एक समीकरण लिखे हैं, जैसे भी हमने लिखा था। जैसे हमें ग्लूकोज दे दिया गया है, ग्लूकोज के कितने अणु दिए गए हैं? ग्लूकोज का दिया गया है 1 अणु, ठीक है। ग्लूकोज सबसे पहले प्रोसेसिंग क्या होती है ग्लूकोज की? कहाँ जाती है? कोशिका द्रव्य में, और कोशिका द्रव्य में आती है उसको पोजीशन को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। हमने ये बात पहले बता दी थी कि ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन हो या नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाली पोजीशन कहाँ पहुँचेगा? ये पहुँचेगा पाइरूवेट में। तो पाइरूवेट कितने अणु बनेंगे? ये बनेंगे 2 अणु। अब यहीं हम आगे देखें, ये अभिक्रिया कहाँ होगी? ये ऑक्सीजन अनुपस्थिति में होगी। ऑक्सीजन कैसा है? एब्सेंट है। ऑक्सीजन कैसी है? एब्सेंट, ऑक्सीजन है ही नहीं। तो क्या बनेगा? तो यहाँ बनेगा एल्कोहल 2C2H5OH, एथिल एल्कोहल का फार्मूला है, प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP। तो बताओ ATP की संख्या घट गई है ना? ATP क्या है? ऊर्जा है, हमने अभी बात की थी। 2 ATP अणु बनेंगे केवल, ठीक है। चलिए थोड़ी सी बात हम ATP की लिख लें, इससे ये पता चल जाएगा क्या है ATP और क्या है ADP। दोनों को देख लें ज़रा, है ना? ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए ATP। ATP की जगह बार बार आएगी तो डिस्टर्ब करेगा। क्या नाम बताया था मैंने? इसका नाम लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इसका नाम एडिनोसिन, इसका नाम एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है इसका नाम, ठीक है। अधिकांश, अगला पॉइंट लिखेंगे, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रम, यानी कोशिका के अंदर कोई प्रक्रम चल रहा है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ATP ऊर्जा मुद्रा है। ATP क्या है? ऊर्जा मुद्रा है, मुद्रा है। अगला पॉइंट, श्वसन क्रिया में, अगला दिखाई दे रहा है? क्लास अच्छी लगे बेटा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर देना। जिस बच्चे के पास पैसे नहीं हैं पढ़ने के लिए, परेशानी है, तो वो आराम से गरीब बच्चा हमारे यहाँ पढ़ सकता है। उसके लिए हम कोई भी चार्ज अप्लाई नहीं कर रहे हैं और नहीं हम करेंगे,
गरीब बच्चा हमारे यहाँ पढ़ सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं एबल है। और हम जल्द ही एक एप्लीकेशन पर कार्य करेंगे, और एप्लीकेशन शिव्या एकेडमी की होगी। उस पर आपको बाई एक रूल्स बाई नियम बाई क्लास आपको मिलेंगी सभी। ये बच्चा गरीब परिवार से होता है, गांव का है, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है, पढ़ नहीं पाता, पैसे नहीं होते फीस के, तो हमारे चैनल पर पढ़ सकता है। ठीक है, एक सामाजिक स्थिति को देखते हुए थोड़ा सा। और वैसे भी सारे दिन रील बनाने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से होता है। ठीक है, चलिए। श्वसन क्रिया में विमोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी में, जो ऊर्जा शेष बची एडीपी में, तथा अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। नोट कर लीजिए, एटीपी द्वारा एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। क्या होगा, रिएक्शन लिखें हम, एडीपी प्लस पी फास्फेट एनर्जी ऊर्जा है ना, तो क्या बनेगा, एडीपी एनर्जी प्रोडक्ट बराबर एटीपी। ठीक है, इसको लिखेंगे, नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट लिखेंगे, एटीपी का प्रयोग शरीर की विभिन्न क्रियाओं में किया जाता है। एटीपी का प्रयोग शरीर की विभिन्न क्रियाओं में किया जाता है। शरीर के विभिन्न क्रियाओं में किया जाता है। नोट करिए। ठीक है, हो गया नोट। चलिए आगे देखते हैं। एक बात याद रखिए, यहाँ पे एटीपी नोट करिए, एटीपी के एक उच्च ऊर्जा बंध के खंडित होने से याद रखना, खंडित होने से 30.5 किलो जूल पर मोल के तुल्य ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है, याद रखिए, ऊर्जा मुक्त होती है। ये तो बात थी मनुष्य की, और एक नॉर्मल बात थी, मनुष्य की भी नहीं थी, नॉर्मल बात थी क्या क्या हो सकता है। अब हम अगला हेडिंग देखें। ये तो अब देखते हैं एक एक करके, पौधों में श्वसन क्रिया। इसमें पौधों में क्या स्थिति है श्वसन के बारे में। पौधों में श्वसन क्रिया क्या होता है, पौधों में देखेंगे पौधों में श्वसन क्रिया में क्या होता है। पौधे तो भाई सभी प्रकार के हैं, ऑक्सीजन मिल रही है तो, नहीं मिल रही है तो, इन्वॉल्व है तो, नहीं है तो, क्या होगा। पौधों में लिखेंगे ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन,
तथा अनॉक्सी, अनॉक्सी मतलब ऑक्सीजन नहीं, तथा अनॉक्सी दोनों प्रकार का श्वसन पाया जाता है। दोनों प्रकार का श्वसन पाया जाता। आपने देखा एक में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी और एक में एल्कोहल बन रहा था, हैं? अगर यहाँ अगला पॉइंट लिखेंगे, ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है। यदि ऑक्सीजन किसमें, वायु की उपस्थिति में, यानी प्रेजेंट में हो रहा है, वायु की उपस्थिति में होता है, वायु की उपस्थिति में होता है। इसमें अगला पॉइंट, इसमें रंध्र द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु उपरंध्रीय गुहा में, देखो बेटा मैंने रंध्र आपको पढ़ाया है पिछली क्लास में, ध्यान रखिए मैंने रंध्र को पढ़ाया है विस्तार से, क्लास चेक कर लीजिए, पहली क्लास में दूसरी क्लास में होगा रंध्र, देख लीजिए उसको। रंध्र द्वारा ऑक्सीजन जो युक्त होती है तो वायु की उपरंध्रीय गुहा में, वायु की उपरंध्रीय गुहा में प्रवेश करती है, उपरंध्रीय गुहा में प्रवेश करती है, ठीक है। और CO2 युक्त वायु बाहर निकलती है, CO2 युक्त वायु बाहर निकलती है, CO2 युक्त जो वायु है वो बाहर निकलती है। अगला पॉइंट, ये क्रिया पौधों में, ये क्रिया पौधों में लगातार होती रहती है, ये क्रिया पौधों में लगातार होती रहती है। अगला पॉइंट, पौधों में गैसीय विनिमय, यानी गैसों का एक्सचेंज भी होता है, बदलाव होता है। गैसीय विनिमय 2 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है? 2 चरणों में होता है। गैसीय विनिमय 2 चरणों में होता है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से 2 चरण हैं? नंबर 1, श्वसनी कोशिकाओं, नंबर 1 श्वसनी कोशिकाओं तथा अंतःकोशिकीय वायु के, अंतःकोशिकीय वायु के बीच गैसों का विनिमय। सर्दी हो गई है, थोड़ी सी परेशानी है। नंबर 2, वातावरणीय, नंबर दूसरा क्या है? वातावरणीय वायु तथा अंतःकोशिकीय वायु में, अंतःकोशिकीय वायु में विनिमय, अंतःकोशिकीय वायु में विनिमय। चलिए बेटा नोट कर लीजिए, साथ साथ नोट कर लीजिएगा ना, ठीक है। अभी तो हम नॉर्मल श्वसन पढ़ रहे हैं, पौधों में पढ़ लिया हमने, लिखिए नोट करिए। अब हम देखेंगे, पौधों में हो गया, हेडिंग डालेंगे जंतुओं में श्वसन,
किसमें? जंतुओं में श्वसन। देखें ध्यान से इसमें देखें जंतु में क्या होता है। पहला पॉइंट, जंतु पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने, ऑक्सीजन ऐसे लिख देते हैं O2, ऑक्सीजन लेने और उत्पादित CO2 को बाहर निकालने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ है। जो जंतु हैं पर्यावरण से ऑक्सीजन लेते हैं उत्पादित CO2 को बाहर निकालने के लिए शरीर में भिन्न भिन्न अंगों का विकास हुआ है जंतुओं में। स्थलीय प्राणी वायु ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जलीय जीव जो होते हैं वो जलीय विलयन, जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अब जो प्राणियों में श्वसन होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है ना, जैसा प्राणी होगा उस प्रकार से। तो हम लिखेंगे भिन्न भिन्न प्राणियों में श्वसन, भिन्न भिन्न प्राणियों में श्वसन, भिन्न भिन्न तरीके, श्वसन भिन्न भिन्न प्राणियों में श्वसन भिन्न भिन्न तरीके पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न तरीके पाए जाते हैं। ठीक है, अभी आगे नोट करेंगे। अगर आपके नोट करने से रह गया है तो आप वीडियो को रोक लीजिए, पॉज करके उसको देख लीजिएगा। जैसे पहला पॉइंट हम बात करें एक कोशिकीय प्राणी की, जो सरल एक कोशिकीय प्राणी हैं, सरल एक कोशिकीय, जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, सरल एक कोशिकीय प्राणी जैसे अमीबा में श्वसन होता है, वह केशिका कला के द्वारा होता है। कोशिका नहीं है, केशिका कला, पतली पतली संरचना है उसके द्वारा, केशिका कला द्वारा गैसों के साधारण विसरण द्वारा होता है, साधारण विसरण द्वारा होता है। ठीक है, नंबर अगला, कुछ प्राणी जैसे कौन हो सकते हैं? जैसे केंचुआ, जैसे केंचुए अपनी त्वचा के द्वारा गैसों का विनिमय करते हैं, गैसों का विनिमय करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, जलीय जंतु, स्थल की बात कर रहे हैं हम केंचुआ की। अब जलीय जंतु, जैसे जलीय जंतु कौन हो सकता है? जैसे मछली, ये जंतु जैसे मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है, क्या लेती हैं? जल लेती हैं और बलपूर्वक किलोमों तक पहुंचाती है, बलपूर्वक किलोमों तक पहुंचाती है। जहाँ विलय ऑक्सीजन, याद रखना, जहाँ विलय ऑक्सीजन को सूत्र लिख दें, ऑक्सीजन रुधिर में विसरित हो जाती है,
रुधिर में विसरित हो जाती है। रुधिर में कैसी हो जाती है? रुधिर में घुल जाती है, विसरित हो जाती है ना। तो यहाँ एक बात याद रखिए, इनमें श्वसन मछलियों में गलफड़ों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गलफड़ों द्वारा होता है। नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट, अब बात करें हम कीटों में। जो कीट होते हैं, कीटों में गैसों का आदान प्रदान के लिए श्वास रंध्र तथा श्वास नली पाई जाती हैं। कीटों पाई जाती हैं, याद रखना। ठीक है। चौथा पॉइंट, स्थलीय प्राणी जो भी हैं, स्थलीय प्राणी जैसे कौन हो सकता है? एग्जाम्पल लिख रहे हैं। स्थलीय प्राणी जैसे पक्षी स्थलीय है। कुत्ता, मनुष्य स्थलीय, पक्षी, कुत्ता, मनुष्य आदि में श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या मनुष्य में श्वसन। चलिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको अगली क्लास में पढ़ाएंगे, मनुष्य में श्वसन। ओके, थैंक यू। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बोर्डिंग कर देना। ओके, बाय बाय।